हेलो गाइज़, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और गाइज़, आज की जो हमारी रणनीति की वीडियो है, जिसमें हम हमेशा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स की रणनीति बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो आज जो एग्ज़ाम हम कवर कर रहे हैं वो है एफकैट। एफकैट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, आप सभी को पता है। इस साल का एक एग्ज़ाम हो चुका है और ये सेकेंड एग्ज़ाम एफकैट 2 है, जो कि जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है 19 मई को। और ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है जुलाई के एंड या अगस्त में। बेसिकली जुलाई में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और अगस्त में ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइज़, आज हम बात करते हैं एफकैट एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के बारे में कि हमारी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि जिससे हम इसमें 200+ स्कोर कर पाए बहुत ईजीली। और गाइज़, ये बहुत ईजी है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे 200 से ज़्यादा मार्क्स आप इतनी आसानी से अटेंड कर पाते हो, गेन कर पाते हो, तो उसके लिए आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखो एंड तक। आपको एंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलने वाली इस पूरे वीडियो में कि आप एफकैट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 से प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के इस नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज़ हैं या किस तरह से इसमें रिक्रूटमेंट होना है, फिर इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो सोनू, जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आया हुआ है एफकैट का, 19 मई को आ गया है। फॉर्म फिलिंग इसकी 1 जून से 30 जून तक ख़त्म हो जाएगी, यानी कि लास्ट डेट जो इसका फॉर्म फिल आप कर सकते हो वो 30 जून है। बट आप ट्राई करो कि बहुत पहले ही, लाइक 1 जून से जब स्टार्ट होता है तो विद इन अ वीक या 10 डेज़ के अंदर आप सारे फॉर्म फिलिंग की फॉर्मेलिटीज़ कर लो। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जो सबसे पहला स्टेप, बेसिक स्टेप है, वो आपको फॉर्म फिलिंग। बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से फॉर्म फिलिंग कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन के लिए शुरू हो जाइए। और उसके बाद बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो कितनी वैकेंसीज़ हैं या किस किस तरह से इसका रिक्रूटमेंट होना है। तो सोनू, जैसे कि आप बताइए कि 3 कैटेगरीज आप बता रहे हो। यहाँ पे जो एंट्री लेवल है वो अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर पढ़ा होगा तो उसमें सारी डिटेल्स दी गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो अलग अलग कैटेगरीज में है। ठीक है, पहला है जो कि फ्लाइंग ब्रांच में हो रहा है, जिसमें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है। आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए उसमें आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी है, उसमें भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 अलग अलग ब्रांच हैं। उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है और परमानेंट कमीशन भी है, दोनों के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। तीसरा जो एंट्री है वो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, और चौथा जो है वो है एक एनसीसी स्पेशल एंट्री रखा गया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप एयरफोर्स में एंट्री ले सकते हैं। इस 4 तरीके से आपकी जो भी क्राइटेरिया होगा, जो भी आप एलिजिबल हैं, जिस तरीके से हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, अगर आपने एनसीसी करा है, आपके पास सी सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीसी के लिए, तो अगर वो चीज़ है तो आप इस तरीके से इस फील्ड में आप एंट्री ले सकते हैं, डिफेंस में आप एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली 3 स्टेज में रखा गया है। पहले तो आपका रिटन होगा, ठीक है, जिसमें कि नॉर्मल जो जीए, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो टेस्ट होता है वो आपका होने वाला है। उसके बाद जो है वो आपका एसएसबी है, और थर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद जो आपका एक सेशन स्टार्ट होता है, ट्रेनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी होगी, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर जुलाई 2023 में जाके ये चीज़ें बैच जो है वो चलेगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया है, किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, किस तरीके से कितने स्टेज में आपका जो है वो टेस्ट होगा, रिक्रूटमेंट होगा। अब हम बात करेंगे एक बार कि क्या एज लिमिट रखी गई है, क्योंकि सर यहाँ पे एक्चुअली जो एज लिमिट है वो अलग अलग रखा गया है। अब जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है वो 20 से 24 साल के बीच के जो भी विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उनके लिए जो एज रखा गया है वो 20 से 26 साल रखा गया है। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो साल में 2 बार होते हैं, इसके लिए एक अच्छी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारा प्रोसेस 1 साल में, सबसे अच्छी बात होती है कि ये जो भी एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर हो रहे हैं, इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि 1 साल में सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और आप एक सर्विस कमीशन में आप एंट्री ले लेते हैं, एक ऑफिसर के रूप में आप काम कर रहे होते हैं। अब एक बात सर बता देंगे कि जो फ्लाइंग ब्रांच है या जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उसका जो एलिजिबिलिटी है वो किस तरीके से है, वो सर बताएंगे।
तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हो यार कि एफकैट यानी कि आप सीधे डायरेक्टली एयरफोर्स डिपार्टमेंट में या एक जो हमारी जो मेजर 3 फोर्सेस हैं उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स एयरफोर्स है। और अगर आप थोड़ा भी आप में इंटरेस्ट है या फिर डिफेंस में आप वो यूनिफॉर्म चाहते हो कि वो आपके बॉडी पे आए, तो गाइज ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है आप सभी के पास। इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो बेसिकली फ्लाइंग ब्रांच वो है जैसे आप पायलट पोजीशन पे जाते हो कि जो पायलट वगैरह है या जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जिनकी जॉब्स हैं वो हो गई आपकी फ्लाइंग। ग्राउंड ड्यूटी में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे आपने बीटेक किया हुआ है पर्टिकुलर स्ट्रीम के साथ, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, वो स्ट्रीम्स आपको सभी नोटिफिकेशन में गिवन है। तो अगर आपका बीटेक बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो टेक्निकल फील्ड में आप जा सकते हो जो कि आपके ग्राउंड फील्ड ड्यूटी होती है। तो बेसिकली ये आपके 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं, फ्लाइंग ब्रांच हो गया और आपका ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। उसके अगर हम सैलरीज़ की बात करें तो सैलरी बहुत ही अच्छी एक सैलरी इसमें गवर्नमेंट पे करती है आपको इन दोनों ही पोजीशंस के लिए। तो गाइज़ बहुत अच्छा एक चांस है ये आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का। अब हम बात करते हैं सोनू इस एग्ज़ाम के सिलेबस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। बेसिकली पहले कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या, आप सभी को पता है कि 3 स्टेजेस में होना है। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है। जो स्टूडेंट रिटन क्वालिफाई करेंगे उनको एसएसबी के लिए कॉल आएगी, फिर वो उनके अलग अलग सेंटर्स पे उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी के होने के बाद अगर आप एसएसबी में मेरिट लिस्ट में आ जाते हो या आपको रिकमेंड करते हैं तो फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें होनी है। और सब कुछ होने के बाद फिर फाइनली आप एक एज अ ऑफिसर ज्वाइन करते हो इंडियन एयरफोर्स को, जो कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ड्रीम होगी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना और कंट्री को सर्व करना। ठीक है गाइज, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बेसिकली सोनू 3 से 4 कैटेगरीज हैं इसमें। हाँ, तो हमारा क्वांट है। अब यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें 2 अलग अलग चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूं एक बार कि एक तो जो कॉमन एग्जाम है रिटन एग्जाम वो सबके लिए है, जिसमें कि आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए ये 4 चीज़ आपके आएंगे। अब यहाँ पे क्या क्या पोर्शंस हैं वो बता दो आपको। सबसे पहले कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितना टाइम मिलेगा आपको, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको। जो रिटन एग्जामिनेशन है उस 100 क्वेश्चन के लिए आपको 300 मार्क्स वहाँ पे अलॉट किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स गेन कर रहे हो और जो कट ऑफ एक्चुअली जो रह रही है अभी पिछले 1-2 साल से वो 150 प्लस कट ऑफ रह रही है। तो कट ऑफ ठीक है 150 प्लस है, 160 जा रहा है, 170 जा रहा है, बट टारगेट यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि 200 प्लस। ठीक है, ये बेस्ट है, 200 प्लस टारगेट आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हैं और जो टाइमिंग है वो यहाँ पे 2 घंटे आपको मिलते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए। ये तो जो नॉर्मल बच्चे हैं जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, ठीक है, 60% मार्क्स से 10+2 में उनका साइंस स्ट्रीम रहा है, तो वही अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए है। अब जो टेक्निकल ब्रांच से हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है विथ मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक अलग टेस्ट रखा गया है जिसमें कि 45 मिनट्स का आपका वो टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चंस होंगे और वो भी 150 मार्क्स के। यहाँ भी एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स अलॉट किया गया है। ठीक है, इसका कट ऑफ अराउंड 50 के अराउंड रहता है। तो ये टेक्निकल बंदों के लिए है जो कि बेसिकली इस एग्ज़ाम को हम जो एफकैट का जो सेकंड पेपर है टेक्निकल ईकेटी एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के हिसाब नाम से ये एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। तो बेसिकली अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो इस फोर्स में, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी है। ठीक है, और जो सिर्फ फ्लाइंग डिपार्टमेंट या उसमें ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हो उनके लिए एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है, बट जो टेक्निकल उसमें फील्ड में जाना है जिनको, उनके लिए ये एग्ज़ाम मस्ट है। उनको एफकैट के पेपर के साथ ईकेटी का पेपर भी देना होता है। ठीक है, अच्छा सुनो, अब इसके बाद हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस हमारे 4 डिफरेंट सेक्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है कि हमें 200 से भी ज़्यादा मार्क्स गेन करना है इन 2 घंटों में, ठीक है, और हमारे पास अभी जो टाइम है वो 2 महीने का है मैक्सिमम, तो इन 60 दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करें, किस तरह से यूटिलाइज करें कि हम 200 से ज़्यादा मार्क्स अटेंड करें, गेन करें, उसके लिए प्रॉपर सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो और ख़ास करके वो हर डिपार्टमेंट के हर सेक्शन के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हमें इन 60 दिनों में कवर करना है। ठीक है, तो सर आपको बता रहे हैं सिलेबस के बारे में, इनके रीजनिंग और जीए या इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें इस एग्जाम्स में के लिए कवर करने हैं। ठीक है, तो सर बताइए ज़रा।
हम स्टार्ट करते हैं जीए सेक्शन से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें चांसेस मार्क्स गेन करने के बहुत होते हैं, ठीक है। अगर आपने सही से जीए पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर जीए की बात करें तो जो पोर्शंस इसके अंदर कवर होते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल साइंस का जो पार्ट होगा वो, बेसिक साइंस का जो पार्ट होगा वो, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही रखा गया कि 12th में आपका साइंस होना चाहिए, तो वहाँ तक का जो साइंस का नॉलेज है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्लस डिफेंस न्यूज़, आर्ट एंड कल्चर न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है। जितने भी न्यूज़ डिफेंस से रिलेटेड हो, साइंटिफिक रिसर्च से ताल्लुकात रख रहा हो, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। एक साल का करंट अफेयर्स टोटली अच्छे तरीके से सारे सेक्शन को कवर करते हुए आपको कवर करना पड़ेगा। प्लस जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी कंप्लीट 6 to 12 अच्छे से कवर करो, मोर देन एनफ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। जो इंग्लिश कंप्रिहेंशन है इस पोर्शन में, उसमें आपको एक तो पैसेज हो गया जो आरसीज आपके मोस्ट एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर मस्ट है इसके लिए रीड करना। उसके बाद एरर डिटेक्शन, ठीक है, ग्रामर इसके लिए ज़रूरी है, आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। प्लस सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, प्लस साथ ही साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो आपका एक बहुत अच्छा कमांड उस पर बन जाता है। साथ ही साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये सारे सेक्शंस आपके इंग्लिश में आते हैं। नॉर्मली जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है, बीट, बैंक, एसएससी और डिफेंस, हर एक एग्जाम में आपको ये पोर्शन इंग्लिश का रहता है। अब सर आप एक बार मैं रीजनिंग बता दूं। रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग में जो वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो तो रहेंगे ही, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे डिफेंस एबिलिटी को चेक करने के लिए, मतलब सिचुएशनल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि ये सिचुएशन है तो आपका यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, आपका क्या डिसीजन होगा। उस तरह के डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपका वहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन जो है वो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। प्लस जो वर्बल का पूरा पार्ट है वो आपका रहेगा रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में। अब सर आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और क्या करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि सर ने बताया आपको तीनों सेक्शंस के बारे में, तो मैं थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट कर देता हूँ, आपके लिए और चीज़ें इजी बना देता हूँ। जैसे सर ने आपको बताया कि ऑलमोस्ट जो जीए का सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स वगैरह तो पढ़ना ही पढ़ना है। बट मैं आपको बताता हूँ कि एक तरीका और है जिससे हमें कम टाइम में कैसे ज़्यादा स्कोर करना है, कि जो साइंस का सेक्शन है ना, जनरल साइंस बेसिकली जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका अगर आपने 10th और 12th तक की बायो साइंस अच्छे से पढ़ी है, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ अगर आपने 10th की भी पढ़ी है अच्छे से, तो आपके लिए जनरल साइंस का सेक्शन तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। बट लास्ट मोमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा या जिनका बैकग्राउंड साइंस का इतना ज़्यादा नहीं रहा है, तो एक बार ज़रूर वो जनरल साइंस के फैक्ट्स वाले क्वेश्चन ज़रूर देखें। जैसे कि फार्मूला तो नहीं, यूनिट्स क्या होती हैं बेसिकली, जो फिजिक्स में आपके जो यूनिट्स आती हैं, लॉज हैं, किस लॉ पे बेस्ड है, न्यूटन्स के लॉ हैं, या इस तरह के जो डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, या इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो तो ज़रूर देखें। फिजिक्स में खास करके जो लाइट का सेक्शन आता है जिसमें रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन वगैरह, रेनबो वगैरह के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्टली वो ज़रूर देखें। उसके अलावा जो आपके लेंस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेंस और मिरर के जो क्वेश्चंस आते हैं, इनसे ज़रूर आते हैं। मैं आपको डायरेक्टली वो टॉपिक्स बता रहा हूँ कि जो जिस सेक्शन से वो टॉपिक से आएंगे। तो जैसा आपका फिजिक्स का सेक्शन है, फिजिक्स से आपको लाइट, मिरर, रिफ्लेक्शन और ये लेंस वगैरह क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। उसके अलावा जो यूनिट्स हैं, मेजरमेंट्स यूनिट का सेक्शन है, उससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। उसके अलावा अगर मैं उसके अलावा अगर मैं बायो की बात करूं, तो बायो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके डिजीजेस का सेक्शन। जो आपकी डिजीज आ रही हैं वो किस से, एग्जैक्टली डिफिशिएंसी से क्वेश्चन है कि किस बीमारी, कौन सी बीमारी किसकी कमी से हो रही है। आपके प्रोटीन, विटामिन जो इनके यूज़ हैं या उनके जो नाम होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ आप साइंस पोर्शन में देखोगे जो बायो में आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आपकी इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, उससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। बायो में भी आपने देखा होगा कि साइंस का पोर्शन जहाँ पे आता है वहाँ पे जो हमारे सेंस ऑर्गन है, आई के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, आई का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये पार्ट का क्या रोल होता है, ठीक है, या ईयर में कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो उसका रोल हमेशा क्वेश्चन में आता ही आता है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन प्लस बायो में जो भी हमारे मतलब स्केलेटल सिस्टम है या जितने भी इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन बैंक आप गो थ्रू कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वहीं से पता चल जाएगा।
ठीक है। और उसके साथ अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में मेनली आप देखो जैसे अभी जितने भी साल में अवार्ड्स हुए जो इंपॉर्टेंट अवार्ड जैसे नोबेल प्राइजेस अभी आ चुका है आपका मार्च में, उसके अलावा और भी जितने भी अवार्ड्स चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, एंटरटेनमेंट से हो या स्पोर्ट्स कैटेगरी से होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके जो सेकेंड सेक्शन है, सर ने बताया इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर तो ज़रूर बिल्कुल मस्ट है आपके लिए। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो दिन में एक बार, उसका मल्टीपल यूजेस हैं आपको। आपका करंट अफेयर प्रिपेयर होता है, आपका वोकैब प्रिपेयर हो रहा है, आपको कॉम्प्रिहेंशन की नॉलेज हो रही है, रीडिंग की नॉलेज हो रही है, रीडिंग की प्रैक्टिस हो रही है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं कि आप कैसे क्वेश्चंस को आंसर करोगे, कैसे आप सेंटेंस को या फ्रेजेस को समझ पाते हो, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स या उसमें आपको फ्रेजेस यूज़ होते हैं, आपके ये क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कह लो कि जो हम वो कहते हैं ना कि फ्रेजेस हो गए या इडियम फ्रेजेस वगैरह यूज सारे। तो अगर आप वर्ड्स वहाँ पे कलेक्ट करते हैं, वोकैब अच्छा करते हैं, तो वहाँ पे आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स अगर उस पर थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, आपको कोई वर्ड मिलता है न्यूज़पेपर में, आप उस पर थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि मतलब ये किस फॉर्म से नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इसके लिए क्या मतलब एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो बहुत सारे वर्ड्स तो आप देखो हो सकता है डे 1 डे 2 में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े वर्ड्स को लेके, लेकिन विद इन अ वीक और 10 डेज आप देखो कि बहुत सारे वर्ड्स तो रिपीट हो रहे हैं। तो आपके वो वर्ड पावर ना आपकी बढ़ती जाती है कि आपको वर्ड की मीनिंग याद होती रहेगी, आपको उसका यूज़ पता चल गया तो वर्ड के मीनिंग्स आप भूलोगे नहीं। ठीक है, और वो कहीं भी वो वर्ड यूज़ होता है तो आपको फ़ौरन याद आता है कि हाँ यार ये वर्ड इस सेंटेंस में यूज़ हुआ था, तो उससे भी आप वो चीज़ पिक कर लेते हो। तो न्यूज़पेपर से आपको बहुत फ़ायदा है, और ख़ास करके फिर आपके करंट अफेयर्स तो इंप्रूव हो ही रहे, डेली आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खास करके डिफेंस है, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमी है, आपके साइंस एंड टेक है, इन सब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिल रही होती है। ठीक, उसके बाद हम जो आप बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का। गाइज न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के, जो सबसे बेसिक है वो क्या है आपका नंबर सिस्टम। अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ रहे हो तो आपको नंबर्स के बारे में पता होना तो चाहिए, आपको नंबर्स के बारे में तो पता ही होना पड़ेगा। इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इस तरह के जितने भी टाइप्स होते हैं नंबर सिस्टम में, और कैसे डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं, ये सब तो आपको बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो गाइज बेसिक चीज़ है नंबर सिस्टम, न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम को पता ही होना चाहिए। उसके बाद इन नंबर्स का थोड़ा एडवांस वर्जन आता है आपका, रेशियो कह सकते हो, फ्रैक्शन कह सकते हो, डेसिमल कह सकते हो, थोड़ा सा उनकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपके नंबर सिस्टम में कवर होती हैं। उसके बाद बारी आती है कि जब आपको नंबर्स पता चल गए, उन नंबर्स को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, तो उनका यूज़ कहाँ पे आता है, हम एवरेज में कर रहे हैं, हम परसेंटेज में कर रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही फॉलो होते हैं। हमें पता है कि टाइम एंड वर्क में बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में सबके फॉर्मूले दिए हुए हैं, बट उस लिमिटेड टाइम में क्या हम फॉर्मूले यूज़ करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमें क्वालिफाई करें या हमारे अच्छे स्कोर है? नहीं कर सकते। उसके लिए हमें टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, हमें ट्रिक्स पता होनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है यार, सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे बेस्ड होती है, आपका टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस है, आप परसेंटेज से कर सकते हो, आप रेशियो का यूज़ करके कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इन बेसिक टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो तो आप खुद ब खुद देखोगे वो इजीली हो जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ लिए बेसिक के, तो आपके जो एडवांस के 3-4 टॉपिक्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, या फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और बहुत ईजिली होंगी बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ किए हुए। ठीक है गाइस, तो ये तो था आपके क्वांट का या न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन। बाकी 3 सेक्शन आपको सर ने बता दिया है। इसके बाद अब हम बताते हैं, आपको सिलेबस पता चल गया, आपको टाइम टेबल पता चल गया, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन 60 दिनों को कैसे मैक्सिमम तरीके से हम यूटिलाइज करें अपनी पढ़ाई से या अपने नॉलेज से कि आप एग्जाम में 200+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सर हम अलग अलग सेक्शन को डिवाइड करके बताते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे वो किस सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करें कि 200+ मार्क्स वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो 200 मार्क्स स्कोर करने के लिए सर मुझे लगता है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, हम एटलीस्ट हमारा टारगेट 70 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास 100 क्वेश्चन हैं,
उन 100 क्वेश्चन में हमें 70 का टारगेट लेके चलना, पहला टारगेट होगा 70 का, ठीक। अब उन 70 क्वेश्चंस में सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कौन से क्वेश्चन पिक करें, कैसे करें, तो सर वो सेक्शन वाइज बताओ कैसे करना है उन 70 क्वेश्चन। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर हम जीए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जीए के पोर्शन पे आते हैं, तो वहाँ पे जो है करंट अफेयर्स पोर्शन प्लस साइंस का पोर्शन, ये मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेगा। साइंस का पोर्शन ऐसा पोर्शन है क्योंकि एलिजिबिलिटी ही रखा गया है कि जो स्टूडेंट होने चाहिए वो 10+2 में साइंस से होने चाहिए। यहाँ पे आपके माइंड को स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर ये साइंस बैकग्राउंड मांग रहा है तो क्वेश्चन जो है वो साइंस के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो साइंस का पोर्शन कवर करना बहुत ज़रूरी है। आप बेसिक साइंस जो है 6 to 10 भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिए। साथ में करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक न्यूज़, ठीक है, जो अवार्ड्स हैं, प्लस जो डिफेंस न्यूज़ है, जो डिफेंस एग्रीमेंट वगैरह हो रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, ये सारे न्यूज़ जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसको आप कवर कर लें, ठीक है। जितने एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होते, एक साल तो आप मान के चलिए कि एक साल का जितने भी न्यूज़ आपके आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज, वो एक साल तो आप कवर कर ही लें, क्योंकि ये कभी फिक्स नहीं है कि पिछले 6 महीना का ही पूछा जाएगा या 3 महीने का जो है वो न्यूज़ में होता है। कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, पिछले 1 साल तक में जो भी न्यूज़ है कुछ भी आ सकता है। इंग्लिश में सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, एसएससी में जाना चाह रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे होंगे तो वो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी 2 महीने का समय है, ठीक है। 60 दिन में अगर आप थोड़ा सा एक हैबिट बना लेंगे न्यूज़पेपर का, तो पैसेज को सॉल्व करने में उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब वाले क्वेश्चंस, वो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ कुछ सेलेक्टेड ग्रामर रूल्स होते हैं, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये चीज़ें थोड़े से कवर कर लेंगे तो इंग्लिश पोर्शन भी आपका एक सही जाएगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिस हर एक सेक्शन में प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है। रीजनिंग में जैसा मैंने आपको बताया था, वर्बल एबिलिटी में जितने भी पोर्शंस कवर होते हैं, ठीक है, चाहे डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, या फिर इधर एनालॉगी, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या कुछ नॉन वर्बल के भी पार्ट हैं जिसमें कि फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं, सिलॉग्स के क्वेश्चंस हो गए, प्लस जो मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि ये सिचुएशन है, यहाँ पे आपका क्या डिसीजन हो सकता है, मतलब डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन जो है वो आएगा। बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग का जो आप पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ कहीं ना कहीं उसको वो टच करेगा और वहीं से वो पोर्शंस आपके कवर होंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शंस को भी आप लोग सॉल्व करेंगे। जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा उसको आप पढ़ लीजिए। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में सर ने बता ही दिया है, थोड़ा सा सर आप तो और फोकस डाल देंगे कि किस पोर्शंस को ज़्यादा करना है, क्या प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने बताया कि अगर हमें स्कोर करना है 200+ मार्क्स, तो हमें 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही है, और ये 70 क्वेश्चन हमें चारों सेक्शन से मिला के करने होंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ हमारी स्ट्रैटेजी होगी ना, वो होगी टाइम की, कि हम अपना 2 घंटा कैसे मैनेज करें, कैसे 75 क्वेश्चन हमें उनमें अटेम्प्ट करने हैं, 70 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आप अपने सेक्शंस का टाइम डिवाइड करो। आप जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत इजी है यार, आपको या तो आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप सेकंड्स में क्वेश्चन पढ़ के टिक कर सकते हो। एक तरीका ये होगा कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पता है, आपने क्वेश्चन देखा, टिक किया, आगे बढ़ गए। दूसरा तरीका हो सकता हो कि आप क्वेश्चन को ना ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, कि आपको क्वेश्चन पता है, कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करो, डायरेक्टली अगर आंसर नहीं पता है तो कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके दूसरे ऑप्शन, राइट ऑप्शन पे आप पहुंच जाओगे और आपका आंसर सही है। और अगर क्वेश्चन कोई ऐसा है कि आपको बिल्कुल ही पता नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि आपको फालतू के नेगेटिव मार्किंग में नहीं घुसना है, ठीक। क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो। तो 15 मिनट का टाइम डिसाइड कर लो। 15 मिनट में आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस से आने हैं, आपको किसी भी हाल में वो कंप्लीट करना है, ठीक। ये सेक्शन आपका हो गया। अच्छा, अब ये जो टाइम डिवीजन है ये कैसे फॉलो होगा? ये फॉलो तब होगा अगर आप इसकी प्रॉपर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब। आपको डेली बेसिस पे, आपकी जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। डेली आपको टाइम सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उन्हें पढ़ लिए। अब आप बारी आती है उनके एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने की, ठीक है। हाँ, बेसिकली मॉक टेस्ट दो, या पहले आप स्टार्टिंग में आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो कि आपने साइंस पढ़ा, आपने साइंस के क्वेश्चन का टेस्ट दिया, आपने मैथ्स के किसी टॉपिक का पढ़ा, उसका टेस्ट दिया, आपने रीजनिंग का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, आपने उसका टेस्ट दिया, और फिर
धीरे धीरे करके आप फुल लेंथ टेस्ट पे आओगे। और उस फुल लेंथ टेस्ट को अपने डिवाइड करो कि कितने मिनट्स में मुझे कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। बेसिकली सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपका वो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे, जिसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशंस भी होते हैं। अगर वो आपकी प्रैक्टिस है, आप ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका अप्रोच और मेथड क्विक मेथड है, तो ऑब्वियसली वो भी आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। बट फिर भी उसको 40 मिनट्स के लिए हमने डिफाइन कर देते हैं कि चलो 35 to 40 मिनट्स आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी में दिया, और इन 35 to 40 मिनट्स में कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही होंगे। ठीक है, इससे कम तो नहीं हो सकता। प्लस हो जाए 30 हो जाए, वेल एंड गुड। वैसे तो मेरा टारगेट होगा कि आप 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से अटेम्प्ट करो 35 to 40 मिनट्स में। उसके बाद जो आपका जनरल अवेयरनेस आपने 10 to 15 मिनट्स में उसको कवर कर रहे हो। उसके बाद आता है इंग्लिश में देखो कॉम्प्रीहेंशन में आपको उस कॉम्प्रीहेंशन से ही आपको आंसर्स मिलने हैं। तो आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, तो रीडिंग करते ही आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो कीवर्ड फ्रेज में उस कॉम्प्रीहेंशन या उसमें ढूंढोगे, और जहाँ पे भी वो आपको लगता है सुटेबल आंसर है डायरेक्ट क्लिक कर दोगे। बहुत ईजी तरीका है। रही बात सिनोनिम इंटोनिम्स, यार तो ऑब्वियसली आपको अगर इतना आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपकी वोकैब अच्छी हो रही है, तो डायरेक्टली आप मीनिंग पता होगी या आप एलिमिनेट करके भी उसको आंसर दे सकते हो। उसके बाद हमारा आता है फिलर्स। अच्छा, एरर डिटेक्शन में बहुत सिंपल सा रूल है कि ग्रामर में 100 ऐसे रूल्स हैं, अगर वो आपको याद हो गए, जो कि बहुत इजी हैं, बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, अगर आप रेगुलर उसको सिर्फ आपको सुबह उठ के 1 घंटा उन रूल्स को रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ आप 10-10, 15-15 रूल्स बना लो डेली। 10 दिन में आपके 100 रूल्स याद हो गए। उनके बाद आप उसको रिवाइज करते रहो। इन रूल्स के अलावा आपको कहीं से भी एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इन 100 रूल्स में गारंटी है कि ये 100 रूल जो आपके ग्रामर में हैं, जो आपको बहुत सारी बुक्स में, हमारी बुक्स में अवेलेबल है जिसमें वो दिया हुआ है, उन रूल से अलग हट के कोई भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, वो आपका बहुत ही क्विक हो जाएगा। आपको वो तुरंत वो सेंटेंस पढ़ते ही दिख जाएगा कि यार इसमें ये क्या करेक्शन है। अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे प्लूरल हो सकता हो, वर्ब या इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई हो, तो वो चीज़ आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ईडियम फ्रेजेस आप जितने ज़्यादा याद कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर से जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं ईडियम फ्रेजेस के, वो कैप के, वो तो आप बिल्कुल रट डालो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होते ही उस सेक्शन से। तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ, क्योंकि उससे आपको पूरा एनालिसिस होता है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जितने हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए जो टॉपिक्स, वो सारे क्वेश्चन आप देखोगे उन्हीं टॉपिक्स में से मेनली हर साल फिक्स्ड है कि उन सेक्शन से ही क्वेश्चन उतने आते हैं। और मेनली जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको 3 सेक्शन में ही करना है। ठीक है, अगर जीए आप 15 से मान लो 15 से 20 मिनट लिया आपने, 15 मिनट में, क्योंकि जो आ रहा है जो नहीं आ रहा है वो बस खत्म है। टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, और जो हमारा रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड का सेक्शन है वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा थिंक करने लायक होगा। ठीक है, क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। तो ये 3 सेक्शन में टाइम मैनेजमेंट करना है अच्छे तरीके से, इक्वल तरीके से। अगर आप नॉलेज अच्छी है तो इक्वल टाइम मैनेजमेंट कीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर किसी भी पोर्शन में थोड़ा सा आप वीक हैं तो जिसमें स्ट्रांग है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और अपने अटेम्प्ट को बढ़ाने की कोशिश हमेशा रखिएगा। बाकी जीए तो 15 से 20 मिनट में अगर आपको जो नॉलेज है वो तो हो जाएगा। तो बेसिकली गाइज हम यही कह रहे थे कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको ये क्लियर हो कि मुझे कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से कितने टाइम में अटेम्प्ट करने हैं, और आपका टारगेट है 70, तो ये तो बहुत अचीवेबल होना चाहिए आपके लिए। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए। देखो, बिना कोई गोल सेट किए, बिना किसी टारगेट को सेट किए, और वैसे भी आप डिफेंस में जा रहे हो यार, तो टारगेट और गोल तो आपके लिए बिल्कुल मस्ट है। तो गाइज जब तक आप टारगेट नहीं सेट करोगे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। एक बार टारगेट सेट कर लिया कि यार 70 क्वेश्चन करने, तो उसको अचीव करो। आपने उसमें चाहे जितनी मेहनत करनी हो, जी जान लगा दो, लेकिन अचीव करो। ठीक है, और आप देखोगे कि जब एग्जाम देके निकलो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे और फिर आप फॉरन एसएसबी के प्रिपरेशन में लग जाओ। एक चीज़ सर और डिस्कस कर दिया जाए, जब एसएसबी में बच्चे जाते हैं ना तो वहाँ पे कुछ फिजिकल आपके टेस्ट होता है कि आप कितने फिजिकली एफिशिएंट हैं चीज़ों में। तो वहाँ पे कुछ फिजिकल टेस्ट होगा, तो कुछ अपने आप को फिजिकल फिट रखने की भी ज़रूरत बनती है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रनिंग और आपके स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा, जिसके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपसे करवाई जाएगी, जिसको आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। प्लस पुशअप्स और चिनअप्स हैं, वो थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि पढ़ाई के साथ साथ जो फिजिकल फिटनेस है, जो आपका मेडिकल मतलब चीज़ें हैं, वो अच्छी रखनी पड़ेगी, वो हेल्दी रखनी पड़ेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। असल लास्ट में बिल्कुल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं स्टडी मटेरियल्स को लेके कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, उनके लिए उनको कुछ मैं गाइड करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी
इस एफकैट के लिए गाइड है, सॉल्व पेपर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने पसंद करते हैं बच्चे उन बुक्स को, क्योंकि ऑथेंटिक सॉल्यूशंस हमने उनमें दिए हुए हैं। आपको वो सॉल्यूशन एरर फ्री मिलेंगे, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि यार उसमें आपको डाउट हो कि क्वेश्चन का आंसर दे रखा है तो क्या आंसर होगा, ये सही है या नहीं है। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि 100% एरर फ्री आंसर्स हैं उन सॉल्यूशंस के, उन क्वेश्चंस के। तो ये बहुत अच्छी किताबें हैं आपके लिए। फिर साथ में प्रैक्टिस सेट है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही उसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको बिल्कुल रियल एग्जाम की फीलिंग आएगी। और आपको बस टारगेट ये रखना है कि उन प्रैक्टिस सेट्स को आपको, इन मॉक टेस्ट को एक लिमिटेड टाइम में ही देना है, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ होती रहे। साथ ही साथ सर एक मैं एफकैट कोर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो कोर्स है, एक पूरा स्टडी पैकेज है, सेल्फ स्टडी पैकेज है, आपको अमेजॉन पे भी अवेलेबल होगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे, जिसमें बुक्स हैं और बुक्स के साथ साथ ऑनलाइन वीडियोस हैं जिनमें वीडियो लेक्चर्स हैं इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड, और एक टेस्ट सीरीज है, इनफैक्ट 10 टेस्ट का एक पैकेज है जिनमें ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, जिसमें उस क्वेश्चन को बिल्कुल पूरा ऑनलाइन डिटेल में अच्छे टॉप एजुकेटर्स ने डिटेल में एक्सप्लेन किया उन क्वेश्चंस को, और उससे आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं। लाइक एक क्वेश्चन से उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उन कम टाइम्स में, जो हम इन 2 घंटे में 200+ मार्क्स की बात कर रहे हैं, अगर वो आप वीडियोज़ देखते हो तो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे या बहुत ईजिली प्रिपेयर कर लोगे यार ये कैसे हमें अचीव करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप कोई भी बुक्स या ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो आप उन लिंक्स को फॉलो करो और आप इन कोर्स को बाय करो और अपनी स्टडी को स्टार्ट करो, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टार्ट करो, डे 1 से बिल्कुल लग जाओ। क्योंकि यार ये डिफेंस है, ये एक बहुत प्राउड की बात, एक बहुत प्राइड जॉब होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम्स की बात करें, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होना पड़ेगा। और एक बार अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जिस हमने पैटर्न जो बताया, जो तरीके बताया, जो स्ट्रैटेजी बताई, उन स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और मेहनत करी, तो गाइस देखना इन 3-4 महीनों के बाद बिल्कुल आप एक ऑफिसर रैंक पे ज्वाइन कर रहे होगे और आप उस टाइम पे आपको वो सारी मेहनत वसूल लगेगी। ठीक है गाइज, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीक में फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेके आएंगे जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, और आपको जो भी हेल्प होगा हम बिल्कुल करेंगे। थैंक यू गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।